नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसी भी चुनाव के बाद नेताओं के बयान पर कभी रिसर्च कीजिएगा। जनता का फैसला स्वीकार करने की उदारता को छोड़ दें तो हारने पर भी सभी नतीजों की व्याख्या ऐसे करते हैं जैसे वही जीते हों। दूसरी तरफ जीतने वाले इतने गदगद होते हैं कि तुरंत अपनी जीत को ऐतिहासिक बता देते हैं जैसे कभी ऐसा नहीं हुआ। जो राजनीतिक प्राणी होते हैं उनके लिए हर चुनाव चुनाव होता है। वे चुनाव को हारने पर भी गंभीरता से लेते हैं और जीतने पर भी। बिहार के उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनकी व्याख्या किस तरह से की जाए। 3 महीने पहले ही तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का हर दांव पिट गया था। अति पिछड़ा, महादलित, कुछ नहीं चला। नतीजा आने के दिन से नीतीश अपनी हार की काट खोज रहे हैं। सबसे पहले हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। महादलित तबके से मुसहर जाति के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। आरोप लगा कि सुपर चीफ मिनिस्टर बन गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कांग्रेस नीतीश पर अहंकारी होने का भी एक मुख्य आरोप था। चुनाव के बाद नीतीश ने अहंकार थ्योरी को गलत साबित करते हुए उस लालू यादव से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ लड़ते हुए उनका राजनीतिक वजूद बना था। आरोप लगा कि नीतीश के ब्रांड बिहार की राजनीति पर जंगल राज का साया मंडराने लगा है। बीजेपी ने कहा यह जंगल राज 2 आ रहा है। महादलित, अति पिछड़ा नहीं चला मगर कांग्रेस आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया नीतीश ने। यह सब जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि चर्चा में ध्यान रहे कि एक नेता बुरी तरह हारने के बाद किस तरह की राजनीतिक चालें चल रहा है। लोकसभा हार के बाद जहां कई दल ध्रुवीकरण की राजनीति के आगे समर्पण कर गए, वहीं नीतीश ने नए समीकरण बनाकर अपनी सद्भावना ब्रांड की राजनीति में आस्था बनाए रखी। समीकरण तो बीजेपी ने भी बनाए। रामविलास पासवान से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। रामविलास पासवान तो लालू के उस वक्त के सहयोगी रहे जब बीजेपी और नीतीश लालू से लड़ा करते थे। क्या उपचुनाव के इन नतीजों से नीतीश कुमार का कमबैक यानी वापसी हुई है? क्या राजनीतिक पंडितों को इस महागठबंधन को गंभीरता से लेना चाहिए? सोमवार के नतीजे में 10 में से 6 पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की जीत हुई। इन 6 में से 3 सीटें आरजेडी की है, 4 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू को 2 सीटें मिली, 4 पर लड़ी थी। कांग्रेस 2 पर लड़ी थी मगर 1 जीती है। बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। लालू ने कहा था कि मंडल कमंडल को हरा देगा, तब बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया कि हमारे पास मंडल भी है, कमंडल भी। बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने सुशील कुमार मोदी को अगला मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। बीजेपी भले महागठबंधन के मुकाबले 2 सीटें कम जीती हो मगर इस चुनाव को बीजेपी ने भी गंभीरता से लड़ा। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी साथ साथ लड़े। 10 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को 4,65,888 वोट मिले और इन्हीं सीटों पर महागठबंधन को 5,60,835 वोट मिले। लोकसभा में बीजेपी गठबंधन को 1,28,38,000 वोट मिले थे। महागठबंधन के वोट को जोड़ दें तो 1,59,00,000 वोट हैं ये। तो क्या उपचुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि बिहार या यूपी में मोदी लहर को सिर्फ विरोधी दलों के बिखराव का लाभ मिला? बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया में इसे लेकर काफी सतर्क है कि कोई इन नतीजों को मोदी की लोकप्रियता में गिरावट का पैमाना न मान ले। पर मुद्दा मोदी की लोकप्रियता का कम है, इस बात का है कि अगर समीकरण बनाए जाएं तो मोदी का मुकाबला किया जा सकता है या नहीं। सुशील कुमार मोदी ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों को सिरे से खारिज किया और कहा कि हर सीट की हार और जीत के अलग कारण है। हमें 6 सीटें मिलनी चाहिए थी, 4 जीते। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने 32 लोकसभा सीटें जीती थी। 5 महीने बाद जब 18 सीटों पर उपचुनाव हुए तो 13 में हम हार गए। लालू प्रसाद का सीना चौड़ा हो गया कि जीत गए। इस चुनाव में कोई चीज स्टेक पर नहीं है। 243 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों के चुनाव परिणाम के आधार पर अगर कोई गलतफहमी में जीना चाहे तो मुबारक हो। सुशील कुमार मोदी ने एक बात कही और वही एक बात पॉलिटिकल लाइन जैसी है कि नीतीश चुनाव जीतकर भी हार गए। इसी नजर से क्या यह पूछा जा सकता है कि नीतीश हार कर भी फिर से चुनाव जीत गए? सुशील कुमार शिंदे ने माफ कीजिएगा, मोदी ने एक और बात कही कि बीजेपी के गठबंधन, अब इतने सुशील है कि क्या करूं, बीजेपी के गठबंधन में वे बड़े भाई थे, महागठबंधन में छोटे भाई हो गए। कमल वाले का ये वो तीर है तो तीर वाले नीतीश के जवाब का इंतजार करना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार ने आज कहा कि एक बात स्पष्ट हो गई कि समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही थी और ये बताने की कोशिश हो रही थी जैसे टेक्स्ट बुक में कोई बात लिखी रहती है और उसको लोग मान करके चलते हैं कि ये सत्य है, अकाट्य सत्य है, तो बिहार के लोगों ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ कोई जातीय बंधन नहीं है, कोई जातीय वोट बैंक नहीं है। लोग अपने विवेक से उचित निर्णय लेते हैं और इसके लिए मैं बिहार की जनता को सलाम करता हूं। जब नतीजे आ रहे थे तब लालू प्रसाद यादव मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। ठीक है, अभी आज जिस तरह से उनके उत्साही ट्वीट्स आए हैं, बीजेपी के नेताओं को उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लालू भी अब ट्विटर पर सक्रिय हो गए हैं। ये और बात है कि लालू को ट्विटर पर सिर्फ 32 हजार लोग ही फॉलो करते हैं। लालू ने आज के फैसले के बाद कहा कि हमारी सरकार पूंजीपति नहीं चलाते हैं, गरीब चलाते हैं, इसलिए हमारा गरीब राज उनको जंगल राज लगता है। व्याख्या करने में आप हिंदी पट्टी के नेताओं को मात नहीं दे सकते। जंगल राज तो गरीब राज। क्या मंडल में अब भी वो जादू है कि वो कमंडल के पाले में गए मंडल को वापस खींच लाए? आखिर बीजेपी को मंडल प्लस कमंडल का लाभ क्यों नहीं मिला? इस नतीजे को यूपी के मंडलाधिपति मुलायम सिंह यादव और मायावती किस नजर से देखेंगे? पॉलिटिक्स में सवाल नहीं बदलते, बेताल की तरह विक्रमादित्य के कंधे पर बैठते हैं और फिर उड़कर डाल पर बैठ जाते हैं। प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है अभय कुमार दुबे जी, CSDS से, केसी त्यागी साहब बाहर से, JDU सांसद, डॉक्टर मनोज झा प्रवक्ता RJD और शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता BJP। शाहनवाज भाई, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि जब नतीजे आए तो आपने क्यों कहा कि ये नतीजे हमारे लिए दुखद हैं? ऐसी दुख की क्या बात है इसमें? नहीं, नतीजे तो उम्मीद से थोड़े पड़े थे, तो क्या कहते, उसमें भी सुख का कहते कि ये बड़े हमें सुख देने वाले हैं। इसलिए हमने कहा दुखद हैं, लेकिन 6 में से 6 सीट हमारी थी। और हमें उम्मीद थी कि ऐसे तो हम 10 सीट पर मेहनत कर रहे थे, कम से कम 6 अपनी सीट जीतेंगे। तो हमारी 2 सीट कम हुई, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जो हमारे विरोधी हैं उनको 2 सीट बढ़ गई तो वो दिन भर खुश हो रहे हैं। खुदा उनको बहुत दिनों के बाद खुशियां उनको मिली हैं, तो उनको मुबारक हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि डूबते को तिनके का सहारा? तिनका तो आपने भी काफी बटोरा था लोकसभा चुनाव के समय में। आपका गठबंधन, उनका गठबंधन, तिनका क्यों? नहीं, इन सीट पर कहा कि अभी लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से दावे हो रहे थे, उसमें लोकसभा में हम लोगों को 2 तरह के नतीजे मिले। एक नतीजे तो बिहार की वो सीमांचल की पट्टी थी, जिसमें 8 की 8 सीट हम लोग नहीं जीते, लेकिन उसके बाद बिहार में सिर्फ 1 सीट नालंदा हारे, बाकी सारी सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने जीत लिया। इस बार के जो नतीजे आए हैं उसमें हम जो पुरानी सीट हम लोगों को जीतनी चाहिए थी, जो लोकसभा में हम ज्यादा वोट से आगे थे, वैसी सीट नहीं जीते हैं। लेकिन जहां लोकसभा के पिछले चुनाव में भी हम एक और पीछे थे, वो जीते हैं। शाहनवाज भाई, क्या आप उन सीटों पर इस बार मतलब 3 महीने के भीतर इसलिए नहीं जीत पाए? और वो ठीक है, सुशील कुमार मोदी ने एक उदाहरण दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये एक अप्रत्याशित जीत से आप लोग आए अकेले जीत के। क्या आप इसलिए नहीं जीत पाए कि नीतीश कुमार ने एक कारण को समझा कि ये वजह है बिखराव का, और उसका वो गठबंधन बनाए? तो जब वोटों का एक दूसरे तरीके से गठबंधन बना, वो गठबंधन अगर हम कागज पे पहले जोड़े थे तब भी वो बड़ा दिख रहा था, और अब लगभग करीब साबित हुआ कि हाँ, उसमें दम है। तो ये आपके लिए चिंता की बात है? गठबंधन जैसे मंडल का मंडल और मंडल की बात कर रहा हूं जी। देखिए, गठबंधन तो हुआ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी ने गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को नहीं लिया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की हवा को ब्लोअर की हवा बताया था। और जब नतीजा आया तो नीतीश कुमार जी 1 सीट पूर्णिया जीते, वो भी बीजेपी का एक बागी विधायक वहां गया, उसके सहारे जीते। और एक नालंदा में भी बहुत कम वोट से 16 सीट कांग्रेस के बागी नेताओं से जीते जी। इसलिए अब नीतीश कुमार जी को लगा कि लोकसभा विधानसभा का जब चुनाव था, तो लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जैसा आपने बताया। और उसके बाद अब हम लोगों को कभी नहीं लगता था कि नीतीश कुमार जी और लालू जी एक हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ने, आज भी नीतीश कुमार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा, हमने जंगल राज नहीं कहा, आतंक राज कहा था। मुझे तो लग रहा है जंगल राज से भी बड़ा आतंक राज होता है जिसको कहा। तो आप आतंक राज के जो पैरोकार हैं उनके साथ गए, क्योंकि आप आतंकित थे भारतीय जनता पार्टी से, और वो अपनी कश्ती जलाकर वो चले गए लालू जी के साथ। और लालू जी ने जिस तरह की अपमान की भाषा कही, उसका भी घूंट पीकर वो गठबंधन किया। उस गठबंधन के बाद भी उनको भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीट कम करने में वो कामयाब रहे। गठबंधन है, 2 बड़े दल हैं, वो मिले हैं,
उसका नतीजा इसमें दिखा है। पर अभय जी ठीक है, शहनवाज कह रहे हैं कि वो एक जो साया और छाया की जो बात हो रही थी कि लालू के साथ हाथ मिलाकर नीतीश ने एक ऐसा जोखिम लिया है कि जो उनकी छवि, जो पूंजी कमाई थी उन्होंने ब्रांड बिहार और नीतीश कुमार की, वो उसको बर्बाद कर देने वाली थी। इन नतीजों के बाद क्या आप, मुझे मालूम नहीं कि आप पहले आशंकावादी थे या नहीं थे, लेकिन क्या अब भी आप आशंकावादी हैं या नीतीश का जोखिम मतलब काम आया एक तरह से? देखिए, मैं आशंकावादी पहले नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं हूं आशंकावादी। मैं कहना चाहता हूं कि इन उपचुनावों के नतीजों को हमें बिहार मंडल कमंडल इससे थोड़ा सा परे जाके देखना चाहिए। वो किधर जाके देखें? इन चुनावों का एक राष्ट्रीय महत्व है इसका। हाँ, इस चुनाव का। किस लिए राष्ट्रीय 10 सीटें होते हुए भी? हाँ, 10 नहीं, अगर 4 सीटें होती तब भी उनका राष्ट्रीय महत्व होता। कुछ प्रकृति ये है। ठीक है। और वो ये है कि 60 के दशक में जब कांग्रेस का जबरदस्त वर्चस्व था तो 4-5 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लड़ा था, एक दीनदयाल उपाध्याय ने लड़ा था, एक आचार्य कृपलानी लड़ा था और 1-2 चुनाव और हुए थे। तो उन चारों चुनावों के परिणामों की तरफ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। उन चुनावों ने पहली बार भारतीय राजनीति में दिखाया था कि वर्चस्व वाली पार्टी के खिलाफ अपोजिशन की यूनिटी, विपक्ष की यूनिटी का एक इंडेक्स होता है जो उस वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए धीरे धीरे करके बनता है। वो भारत में पहला प्रयोग था। उसमें उस अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स उद्घाटित हुआ था, जिससे गैर कांग्रेसवाद निकला। आप उस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिहार में हुआ है, ये भाजपा जो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का वर्चस्व तो बहुत जमा हुआ था 60 के दशक, बन चुका है लगभग। नहीं, मैं मानता हूं कि वो वर्चस्व बन रहा है, बनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। उसके खिलाफ अपोजिशन की, विपक्ष की यूनिटी का पहला इंडेक्स है ये, जो बिहार के चुनाव में उद्घाटित हुआ है। इससे सारे देश में संदेश जाएगा। भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, जिनसे भाजपा अगले चुनावों के लिए, सीटों के लिए वाद विवाद कर रही है, उनके पास भी संदेश जाएगा। लेकिन शाहनवाज ने जो बात कही कि लालू के होने का मतलब उस अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स में एक भारतीय राजनीति की पूरी कहानी तरह तरह के गठजोड़ों की कहानी है। प्रसन्नतादायक गठजोड़ों की कहानी है, अच्छे गठजोड़ों की कहानी है, खराब गठजोड़ों की कहानी है। कोई इसमें पीछे नहीं है। सब लोग तरह तरह के गठजोड़ करके ही आगे बढ़ते हैं। उन्हीं गठजोड़ों की गठजोड़ खराब होता है तो उसकी बदौलत पीछे हटते हैं। ये इसी तरह भाजपा भी आगे बढ़ी है, इसी तरीके से दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने दूसरों के साथ जो किया है, उनके साथ भाजपा के साथ भी वही होगा। तो ये तो नियम है भारतीय राजनीति का। और दूसरी बात यह है कि भारतीय राजनीति के एक और अलिखित नियम है भारतीय राजनीति का, जो पार्टी समझती है उसने चुनाव जीत लिया, अब उसकी जीत स्थायी है, वो अपने पैर पे पहली कुल्हाड़ी मारती है। पर ये तो कभी समझा नहीं इतना बीजेपी। नहीं, हम नहीं मान सकते कि बीजेपी ने ऐसा समझा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का एक 50 साल के आसपास के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, वो अध्यक्ष लगातार घूम रहा है चारों तरफ से, है ना? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का पिछले 3 महीने का व्यवहार देखिए। मैं तो उन्हें टीवी चैनलों पर रोज बोलते हुए देखता हूं। अब क्या हो गया उनके व्यवहार? आप उनका व्यवहार देखिए, वो उनकी अशिष्टता और उनका उद्धतपन। मैं शाहनवाज जी के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में बात नहीं कह रहा हूं, मैं जिनके बारे में बात कह रहा हूं उनके बारे में पता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उनको लगता है कि बाकी सब लोग मूर्ख हैं और वो छत पर खड़े होकर सबको उपदेश देंगे। यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, क्योंकि वो एक चुनाव जीत गए हैं और ये नहीं पता कि इंदिरा गांधी ने 71 में जबरदस्त चुनाव जीता था, राजीव गांधी ने चुनाव जीता था, किसी का अहंकार नहीं टिका। तो उन्होंने अपनी टांग के ऊपर पहला छोटा सा वार किया है, मामूली चोट लगी है। तो केसी त्यागी जी क्या कहते हैं? जी, केसी त्यागी जी हमारे साथ है। मनोज झा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो आ जाएंगे। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक शाहनवाज यहां बात कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी ने भी एक बात कही लालू के का उदाहरण देते हुए कि आप लालू से हाथ मिलाए, है ना? और ये बात उन्होंने उन 10 विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान भी कही कि लालू से इन्होंने हाथ मिला लिया तो जंगल राज 2 आ रहा है। तो नैतिक एलिमेंट, नैतिक तत्व आपके गठबंधन में कम है और इसीलिए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आप जीत कर भी आज हार गए। तो इसमें एक स्वीकृति है कि आप जीते हैं लेकिन जीत कर भी आप हार गए। हम ये जानना चाहते हैं कि आज के इस फैसले से आप अपनी गठबंधन की राजनीतिक व्यवहारिकता को लेकर आश्वस्त हुए हैं कि व्यवहारिक रूप से यही सही है, या अब भी आप उसकी नैतिकता को लेकर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं? लगता होगा कि शाहनवाज शायद सही कह रहे हैं। पिछले 100 दिन का अगर लेखा जोखा आप करें
तो मैं दुबे जी से मेरी सहमति है। मैंने किसी भी जन आदेश प्राप्त करने वाली पार्टी के नेताओं को इतना इतराते हुए और दंभ में नहीं देखा। और जो स्थापित मूल्य हैं समाज के, हाँ, उनके विरुद्ध आचरण करने वाली और समाज के अंतर विरोधों को शासक दल बढ़ाएगा, ऐसा भी मैंने कभी नहीं देखा। जो हेट स्पीच हुई है पिछले 100 दिनों में, जिस तरह का वैमनस्य इस समाज के विभिन्न तबकों में पैदा किया जा रहा है, तो हर पार्टी और हर नेता को अपने अपने पक्ष में तर्क जुटाने के लिए, भाई रामविलास पासवान तुम नवाज शरीफ से कह आए थे मुशर्रफ साहब से कि हम तो मोदी के खिलाफ हैं, सांप्रदायिक है, वो मिल गए, तो अब ये बहस बेमतलब है। बहस का मुद्दा वो है जो वर्चस्व वाले दल का श्री हमारे मित्र ने उठाया है, और वो ये कि बिहार गैर भाजपावाद के लिए इस समय सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है। गैर और जो भाजपावाद, ये मसीहाई अंदाज वाले नेता होते हैं, चाहे श्रीमती गांधी रही हो, चाहे ठीक है जी, हाँ, तो ये कांग्रेस का भी है। अब है क्या कि बीजेपी अब कांग्रेस बनना चाहती है, और इस बनते बनते यहां तक चलेगी कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा कहने का भी उन्होंने साहस जुटा लिया जो देश में कभी कोई दल नहीं जुटाता था। तो ये जो मसीहाई अंदाज से जो नेता आते, इंदिरा गांधी आई थी छुर तरीके से, मैं गरीबी दूर करूंगी, 74 आते आते क्या हो गया। हमारे नेता वीपी सिंह जिनके साथ में एमपी था, उन्होंने कहा मेरी जेब में रखा हुआ पुर्जा मैं निकालता हूं और बोफोर्स के दलालों के नाम बताऊंगा। त्यागी जी, मुझे एक बात का, ठीक है, आपने भी नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है, आप भी इस जीत के मौके को पूरी तरह से भड़ास निकालने में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे अभी 3 महीने की केंद्र सरकार आई, उस पर ये जनादेश, अब उस पर तो कोई जनादेश अब 2019 में ही पता चलेगा। ठीक है कि उसके उत्साह या उसके उत्साह में जो अतिरेकपन है, उस पर एक तरह की टिप्पणी समझी जा सकती है। हम तो बिहार तक ही इसको सीमित रखना चाहते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि गैर भाजपावाद की सबसे उर्वर जमीन अगर कहीं है तो वो बिहार में है, नहीं ठीक है, आपने कहा इस बात को, मैं ही आपसे जानना चाहता हूं कि अब वो गठबंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, उसको और आप रूप देंगे तो कैसे रूप देंगे, आप मुझे इसका बता दीजिए। उसका नेता कौन होगा? क्योंकि इस चुनाव में तो किसी ने पूछा नहीं कि इसका नेता कौन होगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग पूछेंगे कि इसका नेता कौन होगा। एक तो ये मंडल और कमंडल की लड़ाई नहीं है रवीश बाबू। मंडल एक फिनोमिना था 1991 में, लेकिन वो भी संपूर्णता लिए हुए नहीं था। मंडल संपूर्णता लिए हुए नहीं था, उसमें गुड गवर्नेंस का मुद्दा नहीं था, उसमें भयमुक्त समाज का नहीं था, उसमें कोई सिटीजन चार्टर भी नहीं था, उसमें इरिगेशन के पावर के प्रोजेक्ट पूरे होंगे ऐसी भी कोई आचार संहिता नहीं तय हुई थी। प्राथमिक शिक्षा में और प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके क्या स्वरूप होंगे, वो तो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का था जिसमें कुछ उड़दंगपन भी कुछ दोनों तरफों से हुआ और कई तरह की चीज हुई। लेकिन वंचित समाज के लोगों के लिए 15 साल तक वो जो शासन चला, उसमें किसी को चाहे जंगल राज लगा हो, चाहे उसमें हमारे भी मित्र हो, लेकिन सोशल एम्पावरमेंट का जो वंचित समाज के लोग हैं, एक पॉजिटिव काम वो हुआ था। लेकिन उन वर्गों के नेतृत्व के पास वो दृष्टिकोण उस समय नहीं रहा होगा, चूंकि उस समय परिस्थितियां नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार ने आकर के मंडल प्लस किया, उसने बिहार को नूतन बिहार बनाने का प्रयास किया और 5 बार आपके शहर में उसको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला। उसी नीतीश कुमार ने बिजली पानी सड़क का किया। और आपकी जानकारी के लिए, आप वहां के हैं, 2015 तक आपके गांव में बिजली पहुंचेगी इसका इंतजाम किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े थे वो खोले गए। शिक्षा जो है सबसे ड्रॉप आउट आपके बिहार के थे वो बंद हो गए। तो एक सपना इन वर्गों के लोगों के नेतृत्व के पास ये भी था। ठीक है, ऐसा नहीं खाली कि मंडली था कि जातियों के झुंड इकट्ठे करो, करो, खाली इतना भर नहीं। ठीक है, हम आगे की बात कर रहे हैं कि इस चुनाव से जिस तरह से बीजेपी ने आप लोगों पे जंगल राज 2 की वापसी का हमला किया था जी, मुझे इस बताइए कि इन नतीजों से वापसी किसकी हुई है, लालू प्रसाद यादव की या नीतीश कुमार की? सिंपल क्वेश्चन। फिलहाल तो नहीं, मैं मनोज जी से पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, उसको रुकने का काम हुआ है। ठीक है, मैं मनोज जी से पूछ रहा हूं। मनोज जी, मैं बड़ा भाई हूं इनका। नहीं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इन आज के नतीजों से नीतीश कुमार की वापसी हुई है या लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई है?
आज अगर सच कहूं रवीश जी, प्रवक्ता की हैसियत से नहीं तो प्रगतिशील राजनीति की संभावनाओं की वापसी हुई है प्रतिगामी राजनीति के खिलाफ, और ये स्पष्ट रूप से वापसी हुई है। और आज की जीत से हम बहुत अतिरेक में, उत्साह में नहीं है। हमारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। अच्छा। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि ये बिहार की सीमाओं तक सीमित ना रहे और मुल्क में तमाम लोग जो एक खास किस्म की मायूसी में जी रहे थे और जिनको ये लग रहा था कि अब इस देश में सिर्फ दक्षिणपंथी अधिनायकवाद चलेगा, एक व्यक्ति का तथाकथित जादू या उसका निर्णय चलेगा, उसके बरक्स, उसके खिलाफ आज बिहार ने एक दिशा दिखाने का काम किया है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं और तमाम वैसे लोग जो हमें जातिगत दल कहते थे, उनसे एक छोटी सी अपील कि हिंदुस्तान में जब तक गरीबी का जातिगत आधार होगा, संसाधन का जातिगत आधार होगा, पहुंच और अवसर का जातिगत आधार होगा, जाति का जिक्र आएगा, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, जिक्र आएगा। पर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि ये गठबंधन अगर मान लीजिए आज आपको मुहर लगी गया इस गठबंधन पे, तो आप बताइए कि इसका नेता कौन होगा, कैसे चलाएंगे इस गठबंधन को, जो आप पूरे देश में फैली मायूसी को दूर करने का जो इसका टोटका बता रहे हैं, तो कुछ इसकी केमिस्ट्री भी तो बताइए। लालू यादव पीछे हट जाएंगे सत्ता की दावेदारियों से? को क्या बदलाव हुआ रवीश जी? सुबह दोपहर में सुशील कुमार मोदी ने एक सवाल पूछा कि लालू में क्या बदलाव हुआ है या आरजेडी में क्या ऐसा बदलाव हुआ है कि उसके, मान लिया जाए कि अतीत को अगर हम छोड़ भी दें तो उसके नए होने को हम स्वीकार करें, क्या ऐसा हो गया है उसमें? रवीश जी, सर्वप्रथम तो ये मैं कहूं कि ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक टोटके के रूप में नहीं था। अच्छा। अभी पिछले तीन महीनों में जो देश की दिशा, राजनीतिक दिशा थी, उसमें हमारे लिए रवीश जी, आप टेलीविजन एंकर हैं, ये बहुत आसान नहीं है किसी भी दल के लिए अपने 20 वर्षों के इतिहास को दरकिनार करके साथ आना। ये सिर्फ सर्वाइवल का प्रश्न नहीं है, एक साझा कार्यक्रम पे आप इकट्ठा होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज रवीश जी, हम फिर मिलेंगे और बार बार मिलेंगे इस मुद्दे पे। मैं बताऊं, नेतृत्व का सवाल ये पूरी एक सघन प्रक्रिया से तय होगा और इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा इस कोalition को, कोalition के आइडियाज को, वही व्यक्ति नेता होगा। ये ए हो सकता है, बी हो सकता है या कोई अननोन जेड हो सकता है।